स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से है। बोथ कंट्रीज ने जिस ट्रेड डील को नेगोशिएट किया था उसके फ्रेमवर्क को अनवील किया गया है, जिसके अंदर में कंट्रीज ने अपना जो कमिटमेंट है उसको शो किया। तो स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा किन पॉइंट्स के ऊपर कमिट किया गया है यूएस के साथ में। अब देखिए कि यूएस से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट में टैरिफ को रिड्यूस किया जाएगा। तो क्या सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर में इंडिया टैरिफ को रिड्यूस करेगा? फर्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनको इंक्लूड किया। कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनके ऊपर में टैरिफ है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा, जिससे कि हमारा जो एमएसएमई का सेक्टर है उसको बूस्ट। सेकंड आप देखिए कि जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स जो कि यूएस से आया करते हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिनके ऊपर भी टैरिफ है उसको रिड्यूस करना है। तो इस सेकंड कमिटमेंट पर हमारे फार्मर्स का कंसर्न है कि वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर इंडिया के अंदर में आएंगे तो हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसको ये इम्पेक्ट करेगा। अब देखिए कि गवर्नमेंट ने इसको क्लेरिफाई किया है कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को अलाउ किया गया है जिनका प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर नहीं है। तो अब यूएस के द्वारा क्या कमिट किया गया है इंडिया के ये जो पॉइंट्स हैं उनके रिटर्न के अंदर में, यूएस ने कहा है कि इंडिया से जाने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके अगेंस्ट में आप देखिए कि जो टैरिफ है उसको रिड्यूस किया जाएगा। अगस्त 2025 के समय में यूएस ने इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में टैरिफ को इम्पोज किया था और वो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको इम्पैक्ट भी किया, स्पेशली टेक्सटाइल का जो सेक्टर है उसको यूएस के वहाँ पे। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यूएस के द्वारा अगस्त 2025 के समय ओवरऑल 50% का टैरिफ है उसको इम्पोज किया गया था। 25% जो टैरिफ है वो तो आप देखिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ था, और 25% जो है वो पेनल्टी के रूप से इम्पोज हुआ था कि इंडिया जो है रसिया के साथ में ऑयल परचेज को कैरी आउट करता है। अब इस 50% टैरिफ को रिड्यूस करते हुए 18% है वो किया जाएगा यूएस के जो प्रेसिडेंट है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको इंक्लूड किया गया है इस फ्रेमवर्क के अंदर में। तो आप देखिए कि रसिया का जो ऑयल परचेज है उसके बारे में नहीं मेंशन है, पर कंटिन्यूस यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया ने कमिट किया है कि रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है वो रिड्यूस करेंगे। अब देखिए कि हमारे भी कंट्री का जो जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में काफ़ी बार उन्होंने मेंशन किया है कि हमें एनर्जी के ऊपर एक कंट्री के ऊपर डिपेंड है वो नहीं होना चाहिए, इसको डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है। तो रशियन कमिटमेंट का फ्रेमवर्क के अंदर तो नहीं मेंशन है, बट कंटिन्यूस इसका डिस्कशन है कि वहाँ से ऑयल परचेज को हमें रिड्यूस है वो करना है। और ये जो टैरिफ का रिडक्शन है फेज वाइज मैनर के अंदर में कैरी आउट किया जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि ऑर्डर यहाँ पे पास हुआ है कम्प्लीटली जो जो टैरिफ है उसका रिडक्शन है, फेज वाइज मैनर के अंदर में कैरी आउट होगा। कोई कंट्री अगर आप देखिए कि जो कमिट उन्होंने किया है उसको वो बेसिकली फुलफिल नहीं करते हैं, उस कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कमिटमेंट मॉडिफिकेशन क्लोज है उसको भी इंक्लूड किया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो रिटर्न किया जा सकता है वापस से जो उनके द्वारा जो भी डिसीजन है वो लिया जा सकता है। अब इस डील का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट गवर्नमेंट ने बताया है, पॉजिटिव ये बताया गया कि हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो एमएसएमई सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट करेगा, उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे ये बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी के अलावा हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि यूएस के लिए ही हमारा लार्जर वे के अंदर एक्सपोर्ट जाया करता है। इसलिए कुछ ईयर से आप देखिए कि इंडिया यूएस के रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेटर रहे हैं, इस वजह से लार्जर वे में जो हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूएस के लिए है। और वहाँ पे जिस तरीके से टैरिफ लगाए गए तो इंडिया ने भी अब देखिए कि अपना जो अलग अलग एरियाज में अपने एफटीए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनको साइन किया है, जिससे कि हम हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको भी एक कंट्री के ऊपर ही डिपेंड ना रख सकें, डाइवर्सिफाई हैं वो कर सकें। तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा, वहाँ के जो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर में आएंगे तो इजीली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंक्रीज हो सकता है, स्पेशली एमएसएमई का। इसके अलावा स्टूडेंट टू कमिटमेंट्स और यहाँ पे हैं। एक कमिटमेंट है कि यूएस से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं, $500 बिलियन के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम परचेज करेंगे आने वाले 5 ईयर्स के दौरान में। एक तो आप देखिए कि यूएस के साथ में हमारा जो ऑयल परचेज है वो इंक्रीज हुआ है, ऑयल का परचेज इंक्रीज हुआ है। डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूएस से आएंगे, तो ये जो टारगेट है वो फुलफिल हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस इंडिया यूएस के साथ में डिफेंस डील्स हैं, डिफेंस के जो प्रिक्योरमेंट्स हैं उनको कैरी आउट करता है।
नॉन टैरिफ बैरियर को भी रिड्यूस करना है इंडिया को, सिर्फ टैरिफ को ही रिड्यूस नहीं करना, नॉन टैरिफ बैरियर को भी रिड्यूस करना है। तो नॉन टैरिफ बैरियर में क्या यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आप देखिए कि जो मेडिकल डिवाइसेज हैं उसको ये बूस्ट करेगा, आईसीटी का जो एरिया है, आईसीटी के अलावा डाटा सेंटर का जो डेवलपमेंट है, कंटिन्यूस सप्लाई चेन हो सके, ऐसे कुछ जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर में। नॉन टैरिफ बैरियर हुआ क्या करता है, एक तो आप देखिए कि टैक्सेशन का प्रोसेस है कि बाहर से आने वाला जो प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट में हायर टैक्सेशन ड्यूटीज है उनको लगा दिया गया, तो इंडिया के अंदर में उनका जो एंट्री है उसका जो प्राइस इंक्रीज करेगा, तो एक कॉमन मैन है उनको परचेज है वो नहीं कर सके। नॉन टैरिफ बैरियर हुआ करते हैं कि बाहर से आने वाले प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आप यहाँ पे जो टैक्सेशन है जो ड्यूटी है उसको ना इम्पोज करते हुए इंडियन प्रोडक्ट को ही आप देखिए किस तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए, वो काफ़ी कम प्राइस के ऊपर में अवेलेबल रही मार्केट के अंदर में। ये जो नॉन टैरिफ बैरियर हुआ करते हैं काफ़ी सारे कंट्रीज इस प्रैक्टिस को करते हैं जिनको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे अदर कंट्रीज के द्वारा चैलेंज किया जाए। तो नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में था जिसको इंडिया को रिड्यूस करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक बार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है उनके अगेंस्ट। तो आप देखिए कि एनिमल का जो फीड है कि एनिमल को कंज्यूम करने के लिए जो फीड्स हैं उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है, फ्रेश एंड प्रोसेस फूड हैं उनको अलाउ किया गया है। तो फ्रेश फूड की रिगार्डिंग जो फ्रेश एंड प्रोसेस जो फ्रूट्स हैं उनको यहाँ पे अलाउ किया है। तो आप देखिए कि हमारा जो एप्पल का जो इंडस्ट्री है, एप्पल का इंडस्ट्री कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, कुछ पार्ट उत्तराखंड का भी है जहाँ पे एप्पल प्रोड्यूस हुआ करते हैं। तो उस इंडस्ट्री के द्वारा इसको लार्जली वे के अंदर में ऑब्जेक्ट किया गया है कि यूएस का जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में अगर आएंगे तो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर का जो प्राइस है वो डिक्लाइन होगा। बट इसका पॉजिटिव आउटकम क्या है, आप देखिए कि कोई कॉमन पर्सन है या कोई भी यहाँ पे एस्पिरेंट है जो प्रिपरेशन को कैरी आउट करता है और उनका इकोनॉमिक सिचुएशन है नॉर्मल बैकग्राउंड से है, तो क्या आप देखिए कि उसके द्वारा जो फ्रेश फ्रूट्स हैं जो एप्पल्स हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं। आपको काफ़ी कम नंबर के ऊपर में ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे जो फ्रेट्स जो फ्रूट्स हैं उनको कंज्यूम कर। बिहाइंड में क्या रीजन है, रीजन यही है कि जो उसका इकोनॉमिक प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है। अगर बाहर से प्रोडक्ट इंडिया में आता है और उसका इकोनॉमिक प्राइस है वो डिक्लाइन होता है और कॉमन कॉमन जो पर्सन है उनको अवेलेबल अगर रहता है, तो आप देखिए कि ओवरऑल फ्रूट्स का जो कंजप्शन है वो इंक्रीज होगा, उसका जो परचेजिंग पावर है वो परचेज है उसको इजीली वो कर सके। सेकेंड आप देखिए कि यहाँ पे जो सोयाबीन का ऑयल है, वाइन है और एनिमल फीड्स है, उन सब के रिगार्डिंग में जो प्राइस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में उनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें सूरज कुंड के बारे में है, हरियाणा के वहाँ पे सूरज कुंड का एक जगह है, फरीदाबाद नाम की जो जगह है वहाँ पे। अब देखिए कि सूरज कुंड ये नेम से यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होगा कि सूरज मीन्स की जो सन है, सन को डेडिकेट करते हुआ कोई कुंड है वहाँ पे, कोई वाटर बॉडी है। तो बेसिकली जो तोमर डायनेस्टी हुआ करती थी उस दौरान में सूरज कुंड सूरजपाल तोमर नाम के जो रूलर हैं उनके द्वारा ये जो कुंड है वाटर बॉडी है उसको क्रिएट किया गया। तो हरियाणा का ये जो सूरज कुंड का एरिया है वहाँ पे क्राफ्ट का जो मेला है वो लगता है, बट वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जिसके अंदर में जो पुलिस से रिलेटेड जो पर्सनल हैं उनका डेथ हुआ है, कुछ लोग वहाँ पे जो हर्ट हुए हैं उनको भी आप देखिए किसी ना किसी तरीके का जो जो कैजुअलिटी है वो हुआ, क्योंकि जो टॉप स्पिन है उसका कोलैप्स होने की वजह से ये इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ। एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि समय के साथ में हमारे जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग हुआ करती है उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स उनका इंगेजमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स का इंगेजमेंट इंक्रीज हुआ है। जो अथॉरिटीज है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को वो कैरी आउट करें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को वो कैरी आउट करें। स्टूडेंट सेफ्टी आप देखिए कि इस तरीके से भी करना है कि बेसिकली जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो कोई स्टीम पीड का सिचुएशन ना हो, काफ़ी बार ऐसे भी सिचुएशन आने लगे हैं। 2024-25 के समय हमने रिसेंट ईयर्स के अंदर में कुछ ऐसे जो जो इंसिडेंट्स हैं उनको रीड किया था जब पीपल्स का गैदरिंग हुआ था और वहाँ पे स्टीम पीड है भगदड़ मचा और लोगों का डेथ है वो हुआ था वहाँ। तो इस तरीके से भी लोकल अथॉरिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्राफ्ट को ये प्रमोट करने वाला सूरज कुंड का मेला है जो कि हरियाणा के फरीदाबाद के नियर बाई एरियाज में जो ऑर्गेनाइज है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नागालैंड के बारे में है, आप देखिए कि नागालैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक
जो अथॉरिटी है उसको क्रिएट किया गया है। अथॉरिटी को बेसिकली ऑटोनोमस पावर्स वो दी गई हैं। 46 के आसपास ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको वो अथॉरिटी है वो यहाँ पे डील करेगा। तो एक त्रिपार्टाइट, तीन जो पार्टीज हैं उनका एक एग्रीमेंट है वो यहाँ पे साइन हुआ था। एक गवर्नमेंट है हमारा नागालैंड का गवर्नमेंट है। एक आप देखिए कि जो यहाँ पे पार्टी है इस जो तीन लोगों का जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है हमारा यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। और एक आपको बेसिकली मिलता है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, एक अथॉरिटी को क्रिएट किया गया, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी ऑटोनोमस ऑटोनोमस वे में रूल करेगा, 46 सब्जेक्ट्स को डील करेगा, 6 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे। अब आप देखिए कि ये जो ईस्टर्न नागालैंड जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि उनका जो स्टेटहुड का जो डिमांड है, स्टेटहुड की डिमांड के लिए फर्स्ट स्टेप है जब उन्होंने इस तरीके से एक ऑटोनोमस अथॉरिटी को सेटअप किया है एक एरिया के अंदर में। क्या नागालैंड स्टूडेंट 6 शेड्यूल के अंदर में आया करता है? तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 स्टेट्स हैं 6 शेड्यूल के अंदर में, नागालैंड उसका पार्ट है वो नहीं है। जब नागालैंड को क्रिएट किया गया था 1962-63 के समय में, वहाँ पे उस समय आप देखिए कि ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट चलता है डॉक्टर फीजो का लीडरशिप के अंदर में। और बाद में नागालैंड का एक सेपरेट सेपरेट जो स्टेट है वो क्रिएशन होता है 1963 के समय में, जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर में लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने स्टेटहुड की डिमांड का फर्स्ट स्टेप इसको बताया है अथॉरिटी को सेटअप करना। तो क्या स्टूडेंट्स ये जो 46 स्टेट्स 46 सब्जेक्ट्स जो इनके डोमेन में दिए गए हैं क्या इक्वल हैं? ये के क्या ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो इक्वल हैं क्या स्टेट लेजिस्लेचर के इक्वल? तो क्या स्टेट लेजिस्लेचर के डोमेन में कितने सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि पहले जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट में होते थे जिनको जिनको कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में इंक्लूड कर दिया गया, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप बताना स्टेट के डोमेन में कितने सब्जेक्ट हैं वो हुआ करते हैं, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से पार्टिसिपेट करना। फिर आप देखिए कि H5N1 जो बर्ड्स के अंदर में बर्ड फ्लू हुआ करता है उसके आउटब्रेक के बारे में है। तमिलनाडु के वहाँ पे जो क्रोज हैं जो कौवे हैं उनके अंदर में ये डिटेक्ट हुआ था। तो अब यहाँ पे जो नियर बाई स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी पैनिक का सिचुएशन है, वहाँ पे भी जो सर्विलेंस है उसको कैरी आउट किया गया है। बेसिकली स्टूडेंट जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स उनके थ्रू इनको कैरी आउट किया गया है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स को भी सर्विलेंस किया जाएगा। पुलिकेट लेक का एक एरिया है जो कि बेसिकली आप देखिए कि एरिया शेयर करता है जिसका 96% एरिया है वो तमिलनाडु सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर में है, 4% का एरिया है वो तमिलनाडु के अंदर में है। तो कौन सा लेक है स्टूडेंट्स? पुलिकेट लेक है। पुलिकेट लेक है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो लार्जर नंबर के अंदर में आया करते हैं। इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड्स ज़्यादा नंबर में क्यों आते हैं? एक तो आप देखिए कि इंडिया का जो लोकेशन है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंदर में है, अलग अलग फ्लाईवे हुआ करते हैं, बर्ड्स उनको यूज करते हैं। तो सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे है जिसके अंदर में इंडिया सिचुएटेड है, तो इस वजह से भी ज़्यादा नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड हैं वो इंडिया में आया करते हैं। क्यों विजिट करते हैं? क्योंकि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पे कोल्ड का सिचुएशन होता है, टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन करता है। इंडिया में फेवरेबल कंडीशंस हैं, सर्वाइवल कंडीशंस हैं, तो इस वजह से इनका माइग्रेशन इंडिया के लिए हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक ब्रिटिश एरा का मिलिट्री आउटपोस्ट था जिसको यहाँ पे रिवाइवल किया गया है, तो उसके बारे में है। एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है बट इस न्यूज़ को हमने क्यों इंक्लूड किया है? स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि महाराष्ट्र से रिलेटेड जो मराठा का मिलिट्री लैंडस्केप्स है उनको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप से। यूनेस्को का जो साइट्स हैं उसके अंदर में हमने मराठास के जो फोर्ट्स हैं जो मिलिट्री लैंडस्केप के जो एरिया हैं उनको इंक्लूड किया था। तो क्या सभी वो जो जो फोर्ट्स हैं वो महाराष्ट्र के अंदर ही सिचुएटेड थे क्या? मराठा का जो आर्मी है उससे रिलेटेड जो है क्या वो सभी महाराष्ट्र के अंदर में थे? तो अब देखिए कि सभी महाराष्ट्र में नहीं थे, एक आपको तमिलनाडु के अंदर में भी मिलेगा, एक आपको तमिलनाडु के अंदर में भी उनका फोर्ट है जिसको यूनेस्को का ये जो जो लिस्ट है जिसमें इंक्लूड किया गया। तो कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर में। क्या उसका नेम है इसके बारे में आपको रीड करना है और अगर समय मिले तो कमेंट सेक्शन के अंदर में भी बताना, होमवर्क है आपके लिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो वुमेन वर्कर्स हैं, गिग का जो सेक्टर है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, तो उनके बारे में मेंशन है कि कैसे यहाँ पे सिर्फ आप देखिए कि रिसेंटली उनके द्वारा स्ट्राइक किया गया तो उनका कुछ डिमांड्स को मान लिया गया, तो क्या ये कंप्लीट जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे सोल्व हुई हैं? कंप्लीट प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई हैं। जिस तरीके से उनका जो एल्गोरिथम वर्क किया करता है, जिस तरीके से उनका जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और भी काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बताए गए हैं जो उनको वर्किंग कंडीशन को इम्पैक्ट किया करते हैं। कोई उनका जो प्रॉब्लम है ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कोई प्लेटफॉर्म का अवेलेबिलिटी है वो ना होना, और समय के साथ में आप देखिए कि जो गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इसके अंदर में लोगों का इंगेजमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर के अंदर में इस सेक्टर के अंदर में नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होंगे। तो समय के साथ में जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो इस एरिया को गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करे। लेकिन आप देखिए कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में हमारे जो लेबर लॉज लाए गए थे, अभी हमारे जो अर्लियर जो लेबर लॉज हैं उनको कोडिफाई किया गया था 4 कोड्स के अंदर में। तो जो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो कोड है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो कोड है उसके अंदर में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इंक्लूड है वो किया गया है, जिससे कि इनको सोशल सिक्योरिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो। नेक्स्ट आप देखिए कि मेघालय के बारे में है, कोल का वहाँ पे इलीगल वे के थ्रू एक्सट्रैक्शन हुआ करता है, उस प्रैक्टिस को बोला करते हैं रेड होल कोल माइनिंग। रेड होल कोल माइनिंग है ये जो प्रैक्टिस है, आप देखिए कि रेड होल कोल माइनिंग का काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है, सेफ्टी इसके अंदर में नहीं हुआ करता है। तो इसी कोल माइनिंग प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे एक ब्लास्ट किया गया था, जिसके अंदर में काफ़ी सारे जो माइन वर्कर्स हैं उनका डेथ हुआ है। अब नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं वो राइजिंग सिचुएशन में है। 2 लोग हैं जो यहाँ पे मिले हैं, उनकी बॉडीज को जो रिकवर है वो किया गया। 2012 के समय में एक एक्सीडेंट हुआ था मेघालय के वहाँ पे, और आप देखिए कि 2014 में उस प्रैक्टिस को देखते हुए एनजीटी ने इसको बैन कर दिया था कि वहाँ पे कोल माइनिंग है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का कंडीशंस उस तरीके से है और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ नहीं है। और बाद में आप देखिए कि इसी बैन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपहेल्ड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बैन को कंटिन्यूस रखा कि वहाँ पे बैन होना है वो जरूरी है। लेकिन आप देखिए कि मेघालय में कहाँ पे है, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स, वहाँ पे ये बेसिकली जो कोल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है वो किया जाता है। कश्मीर के अंदर में टूरिज्म है वो बूस्ट हो, किसी ना किसी तरीके से जो पीपल्स हैं उनका मूवमेंट हो। वो आप देखिए कि पहलगाम के अंदर में टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद से कंटिन्यूस वहाँ का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट है वो होने लगा है। तो टूरिज्म वहाँ पे बूस्ट हो तो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने एक जो कैंपेन है उसको स्टार्ट किया है, टूरिज्म को वहाँ पे इंक्रीज किया जाए जिससे कि लोग मूवमेंट करें और वहाँ के जो लोग हैं वो लाइवलीहुड को बेटर कैरी आउट कर सके, कश्मीर के जो लोग हैं। स्टूडेंट्स, कश्मीर में जो डल लेक का एरिया है, डल लेक के अंदर में आप देखिए कि उसका एक रिहेबिलिटेशन प्लान था जो लास्ट 17 to 18 ईयर्स से कंटिन्यूस था, उसको अभी यहाँ पे कैंसिल किया गया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक और न्यूज़ था डल लेक के बारे में। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो डल लेक है, रामसर का जो कन्वेंशन है, रामसर साइट्स है उसके अंडर में नहीं आया करता है। रामसर साइट्स का जो कन्वेंशन है उसमें नहीं आया करता है। सेकंड सेकंड जो जनवरी का जो सॉरी सेकंड जो फरवरी का डे है उसको हम एज ए रामसर डे के रूप से ऑब्जर्व करते हैं। 1971 के समय में ये जो रामसर कन्वेंशन है इसी दिन साइन है वो हुआ था। ईरान के वहाँ पे ये सिटी है और वेटलैंड्स के कंजर्वेशन को कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि नामीबिया के बारे में यहाँ पे मेंशन है, नामीबिया से जो हम चीता लेके आए थे। कल हमने नामीबिया के बारे में क्या रीड किया था कि जो वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज हुआ था, अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है जो क्रिकेट के रिगार्डिंग में हुआ था, उसको आप देखिए कि नामीबिया और जिम्बाब्वे के वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। अब नामीबिया से जो हम चीता लेके आए थे उस चीताज का आप देखिए कि जो कप्स हैं उनका बोर्न हुआ है कुनो नेशनल पार्क के वहाँ पे, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जो नंबर्स हैं चीताज का जो रिप्रोडक्टिविटी है नंबर्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हैं वो हुए हैं। जब इनको लाया गया था तो शुरुआत में कुछ ऐसे केसेज आए थे कि कुछ चीताज का वहाँ पे डेथ हुआ था, बट धीरे धीरे आप देखिए कि जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे एक बेटर कंडीशन के अंदर में है, नंबर्स हैं वो इंक्रीज होने लगे हैं। नामीबिया कहाँ पे सिचुएटेड है, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे नामीबिया है। लास्ट ईयर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी नामीबिया के विजिट के लिए गए थे, नामीबिया के विजिट के लिए गए थे।
और वहाँ पे आप देखिए कि जो एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उसके रिगार्डिंग में डील साइन हुआ था, जिससे कि हम एनर्जी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से कैरी आउट करें, जिसको काफ़ी बार आप देखिए एनर्जी डिप्लोमेसी के रूप से भी कंसिडर करते हैं। एनर्जी डिप्लोमेसी की हमारा डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए एनर्जी सिक्योरिटी को हम कैरी आउट करें। पूर्ण नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर में है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि चीताज का जो गेस्टेशन पीरियड है वो कितने समय का हुआ करता है, क्योंकि एक बार आप देखिए कि एलिफेंट के रिगार्डिंग में क्वेश्चन था 2020 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर। तो चीताज का जो गेस्टेशन पीरियड है वो बेसिकली 90 से लेकर 95 या 98 डेज का हुआ करता है। तो अराउंड 3 मंथ का इनका जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि कैंसर के बारे में है कि 1/3 ऑफ कैंसर के जो केसेज हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। प्रिवेंटेबल किस तरीके से हैं कि आपको अपना जो लाइवलीहुड है, जो सॉरी जो लाइफहुड है उसको चेंज करना होगा। अपना जो डेली जो वर्किंग कंडीशंस है उसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे, चाहे वो आपका जो खाने का जो प्रैक्टिस है, आपका जो हैबिट्स हैं खाने का, उसके रिगार्डिंग में आपके द्वारा अगर टैबको, अल्कोहल इनको कंज्यूम किया जाता है तो उनको आपको नहीं करना होगा। इसके अलावा आप देखिए कि लिटिल बिट आप फिजिकल एक्टिविटी जो जॉगिंग है, एक्सरसाइज है, उसको कैरी आउट करते हो। ऐसे कुछ यहाँ पे एरियाज बताए गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेज के अंदर में 1/3 ऐसे केसेज हैं जिनको कि प्रिवेंटेबल सिचुएशन में है, जिनको प्रिवेंट है वो किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि एक डॉक्टर हैं जो कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको डील किया करते हैं। उन्होंने कभी अपने एक पॉडकास्ट के अंदर में बताया था, नेम मेरे को नहीं पता है उनका, उनका नेम है वो क्या था। बेसिकली उन्होंने अपने पॉडकास्ट के अंदर में बताया था कि उन्होंने सभी लोगों के ऑपरेशंस किए हैं, कैंसर जो पेशेंट्स हैं उनके ऑपरेशंस को कैरी आउट किया है उन्होंने। बेसिकली पॉलिटिशियंस के ऑपरेशंस किए हैं उन्होंने, बिजनेसमैन के जो ऑपरेशंस किए हैं। पर अगर स्पोर्ट्स मैंस को अगर हम कंसीडर करें, जो स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, उसके अंदर में नंबर ऑफ केसेज हैं वो काफ़ी रेयर हैं। एक तो आप देखिए कि युवराज सिंह हैं जिन्होंने कैंसर होने के बाद में भी इंडिया का जो वर्ल्ड कप है उसमें जो काफ़ी बेटर कंट्रीब्यूट है वो किया था उस दौरान में। तो युवराज सिंह एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। तो ये क्या शो करता है? शो यही करता है कि आप लार्जर वे के अंदर में जो फिजिकल एक्टिविटी को कैरी आउट करते हो, आपका जो लाइफहुड है, जो आपका डेली जो कंडीशंस हैं वो इस तरीके से हैं कि आपका फिजिकल एक्टिविटी है, तो सम हाउ आप इनको प्रिवेंट कर सकते हो। आपका जो डाइट का प्रैक्टिस है वो बेटर होना चाहिए, एयर क्वालिटी है वो बेटर होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पोल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बैम्बू के बारे में है, बांस जो है, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो सोसाइटल जो प्रेजेंस है उसके बारे में बताया गया कि जो जैन मोंग्स हैं, जैनिज्म के अंदर में जो जैन मोंग्स हुआ करते थे, तो जैन मोंग्स के द्वारा भी आप देखिए कि इसको यूज किया जाता था अपने लाइफ के अंदर में। ये बुक्स के अंदर में एविडेंस है वो मिला करते हैं। सेकंड आप देखिए कि जो बैम्बू है वो हमारे जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके द्वारा भी इसका यूज है वो हुआ करता है। उगा कहाँ करता है? ऐसा एरिया जहाँ पे वेट सोइल हो, सोइल जो हो वो वेट हो। सेकंड आप देखिए कि वेट सोइल के अलावा काफ़ी अच्छा जो सनलाइट है वो रिसीव हो, काफ़ी अच्छा जो सनलाइट है वो इस एरिया को रिसीव हो। हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे बम्बू का प्रोडक्शन है वो काफ़ी बेटर है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा आसाम है, आसाम है। आसाम के अलावा अगर हम बात करें त्रिपुरा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसमें डोमिनेट करते हैं, आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मिजोरम है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बाद में फिर कोस्टल स्टेट्स हैं जिसमें उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटका भी है, तमिलनाडु भी है, केरल भी है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको उगाया जाता है। फर्स्ट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो इसका अब देखिए कि इसका पॉजिटिव क्या बताया गया है कि प्रेजेंट समय में प्लास्टिक को हमें एलिमिनेट करना है, प्लास्टिक को रिप्लेस करना है। तो बम्बूज का जो कटलरीज हैं वो एक एक सस्टेनेबल एक रिप्लेसमेंट है, जिसमें आप देखिए कि अभी रिसेंटली आसाम के अंदर में एक बायो रिफाइनरी को इनोग्रेट किया गया था इथेनॉल के रिगार्डिंग में भी। और जो बायो रिफाइनरी है उसके द्वारा आप देखिए कि जो सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस है, सस्टेनेबल इसका यूज है वो किया जा सके। 2025 के समय में आसाम में जो रिफाइनरी का नाम क्या है? नुमालीगढ़ उस रिफाइनरी का नाम है, नुमालीगढ़ है। 2025 में गवर्नमेंट ने नेशनल बम्बू मिशन है, नेशनल बम्बू मिशन है, उसको भी लॉन्च किया था, जिससे कि इसका एक्सपोर्ट है, इंडिया का जो डोमिनेशन है वो इस सेक्टर में इंक्रीज हो। बम्बूज का जो सेक्टर है जिसमें एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? 3 कंट्रीज हैं जो डोमिनेट करते हैं। एक तो आप देखिए कि चाइना है, फिर वियतनाम है,
थर्ड आप देखिए कि इंडिया है। तो इंडिया जो है वो थर्ड जो डोमिनेट कंट्री है जो बम्बू के सेक्टर में उसमें है। नेशनल जो बम्बू मिशन है उसके थ्रू इसका जो बूस्ट है वो हो सके। फिर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ के बारे में है कि बजट के अंदर में मेंटल हेल्थ का जो क्राइसिस है उसको किस तरीके से डील किया गया, और आयुष का जो सेक्टर है उसको कैसे यहाँ पे बजटरी एलोकेशन है वो लार्जर वे के अंदर में हुआ है। तो इसके बारे में अभी हम रीड करेंगे। पहले हम वर्ल्ड का जो पेज है उसको देखते हैं। सूडान के अंदर में आप देखिए कि सूडान के वहाँ पे आरएसएफ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, उन्होंने ड्रोन अटैक किया है जिसमें लोगों का डेथ हुआ है। तो सूडान में जो कंडीशंस हैं वो बेटर नहीं है, कंटिन्यूस इस तरीके का फाइटिंग है। नाइजीरिया, जिसमें अभी हमने कुछ रीड किया था कुछ दिनों पहले कि नाइजीरिया के वहाँ पे आप देखिए कि जो कंटिन्यूस फाइट हुआ है यहाँ पे, तो इसमें और भी लार्जर नंबर ऑफ डेथ हैं वो ऑब्जर्व हुई हैं नाइजीरिया के अंदर में। वेनेजुला के पार्लियामेंट के अंदर में जो इंटरिम लीडर ने जो प्रिजनर्स को रिलीज किया है तो उसको प्रेज किया गया है वेनेजुला के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स फिर यूएस के बारे में है, एग्जाम के लिए वो नहीं इम्पोर्टेंट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में जो अकेडमिक टाइज था जिसको कट किया गया है पेंटागन के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि जून का जो डेडलाइन है वो दिया गया है यूएस के द्वारा रसिया और यूक्रेन को कि जून के समय तक अपने डिफरेंसेस को आप यहाँ पे रिजोल्व कीजिए। रसिया का क्लेम है कि यूक्रेन जो है जो डोनबास का जो रीजन है जो कि स्ट्रेटजिकली जो स्ट्रेटजिक के अलावा आप देखिए कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी उसका इम्पोर्टेंस है। कोल वहाँ पे प्रेजेंट है, इंडस्ट्रियल एरियाज का वहाँ पे प्रेजेंस। डोनबास को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है रसिया। यूक्रेन उसको ऑब्जेक्ट करता है कि टेरिटोरियल एरिया है वो उसको सीड नहीं करेंगे। पाकिस्तान में जो बॉम्बिंग हुआ है एक रिलीजियस प्लेस के अंदर में जिसमें एक इस्लामिक स्टेट का जो क्लेम है उनका उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो बताया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ईरान और यूएस के बारे में है कि ईरान और यूएस है वो कंटिन्यूस डिस्कशन को कैरी आउट किए हैं जिससे कि डिफरेंसेज को रिजोल्व किया जा सके। सूडान और नाइजीरिया का लोकेशन आप जरूर से देख लेना। गल्फ ऑफ गिनिया के अंदर में नाइजीरिया है वो सिचुएटेड है, उससे अपना एरिया है वो शेयर करता है। फिर आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर में इलेक्शन होंगे बट वहाँ का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो कंटिन्यूस यहाँ पे एक आप देखिए अनसेफ कंडीशन में है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा कंटिन्यूस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कंसर्न्स को रेज किया गया है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ समय से वहाँ पे अटैक इंक्रीज हुए हैं, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में अटैक आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस वजह से ये उनके जो कंसर्न है इलेक्शन के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका एक मेला आप देखिए ऑर्गेनाइज होता है जिसको कि मेदाराम यात्रा के नाम से जाना करते हैं। मेदाराम यात्रा जिसको समक्का सरलम्मा के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली तेलंगाना के वहाँ पे कोया ट्राइब के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन सा ट्राइब के द्वारा? कोया ट्राइब के द्वारा। और भी काफ़ी सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करते हैं बट मेन ऑर्गेनाइजर कमेटी है वो ये है। तो ये जो मेदाराम यात्रा है उसके फोटो को शो किया गया है। संडे का न्यूज़पेपर है तो संडे के न्यूज़पेपर के अंदर में फोटो है उसको शो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आयुष के बारे में और मेंटल हेल्थ का जो क्राइसिस है उसके बारे में हम रीड करें तो अब देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे जब रिलीज हुआ था तो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कहा गया था कि इंडिया के अंदर में टू मच स्क्रीन टाइमिंग है जो यूथ पर्सन है उनके द्वारा यहाँ पे जो जो डिजिटल एडिक्शन है उसको कैरी आउट किया गया है। तो उसके उसके जो कंसर्न्स हैं वो बताए गए थे। अब समय के साथ में ज़रूरत क्या है, हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का जो इंस्टीट्यूट है उसको अपग्रेड करना है, उसको बेसिकली इस्टेब्लिश करना है। लोगों का जो मेंटल हेल्थ का बर्डन है उसको हम कैरी आउट कर सकें। एनसीआरबी ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर में बताया गया है कि कैसे वो इम्पैक्ट करेगा। 1.03 ट्रिलियन के आसपास ऐसा डाटा है जो इंडिया एस्टिमेट करता है मेंटल हेल्थ का जो इकोनॉमिक लॉस की रिगार्डिंग है कि इतने लोगों को मेंटल हेल्थ होगा। तो इस तरीके से जो 1.03 ट्रिलियन का जो इकोनॉमिक लॉस है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर में उस तरीके के जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो अवेलेबल हैं तो आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सेटअप किया है जो इसको डील कर सकें। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि ओवरऑल यहाँ पे कंसर्न ये है कि हमारे यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए जो जो डॉक्टर्स हैं उनका अवेलेबिलिटी या जो हेल्थ पर्सनल्स हैं उनका अवेलेबिलिटी नहीं है, शॉर्ट फॉल है, उनमें लिटिल बिट कमी है नंबर्स के अंदर में। तो वो जो कमी है उसको अगर हमें डील करना है तो उनके नंबर्स को राइज करना होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे कंसर्न है कि जिस तरीके से ये इंक्रीज होने लगा है उस तरीके से हमारे जो जो हेल्थ पर्सनल्स हैं उनका प्रेजेंस होना।
फिर आप देखिए आयुष को जो बजटरी अलोकेशन यहाँ पे हुआ है, तो बजट के अंदर में तो अलोकेशन यहाँ पे इंक्रीज हुआ। सेकंड आप देखिए कि इंडिया का जो ईयू के साथ में जो डील हुआ है वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा आयुर्वेदिक का जो सेक्टर है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे उन कंट्रीज के वहाँ पे जिनसे हमारा डील है वो साइन हुआ। बट आप देखिए कि यूरोप जो है वो इन डिग्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जो आयुर्वेदिक का जो डॉक्टर्स का डिग्री है उसको यूरोप है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो बजटरी एलोकेशन में क्या किया जाएगा, इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना हो, नेशनल आयुष मिशन जिसके अंदर में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है कोलकाता के वहाँ पे सिद्धा यूनानी योगा और जो नेचुरोपैथी है उन एरियाज को आप देखिए कि प्रमोट किया जा सके। तो इंस्टीट्यूशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो बेटर कंडीशंस है वो किया जाएगा इस बजटरी एलोकेशन के थ्रू। तो इसी के बारे में ये मेंशन है। अब देखिए कि एग्जाम के अंदर में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ सकते हैं, डायरेक्टली आयुष से क्वेश्चन आने के जो चांसेज हैं वो कम है, बट आप इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हो। हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर में हमारा ये जो योगा का जो प्रैक्टिस है नेशनल डे, जिन जो इंटरनेशनल योगा डे है जिसको इंडिया ने ही आप देखिए कि प्रपोज किया था, तो इस तरीके से हमारा ये जो हेल्थ सेक्टर के अंदर में जो टूरिज्म है जिसको बूस्ट किया जा सकता है आने वाले समय। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी